नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट की, जिस पर अब ब्लेम गेम शुरू हो गया है। बीजेपी संगठन और सरकार दोनों इस ब्लंडर के लिए गोरखनाथ बाबा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने जानबूझकर मिल्कीपुर का चुनाव टलने दिया है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। मिल्कीपुर विधानसभा में ब्लेम गेम चल रहा है। बीजेपी नेता गोरखनाथ बाबा की याचिका ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को अधर में लटका दिया। सपा इसको बीजेपी की साजिश करार दे रही है, वहीं बीजेपी इसे अपनी भूल बताने में लगी है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं ब्लेम गेम। उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा के उपचुनाव में से 9 का ऐलान हो गया है, लेकिन मिल्कीपुर चुनाव को रोक दिया गया है। वजह 2022 में मिल्कीपुर से बीजेपी के प्रत्याशी रहे गोरखनाथ बाबा की एक याचिका, जिस पर न तो सुनवाई पूरी हो पाई और न ही अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद होने के बाद बाबा गोरखनाथ ने यह याचिका वापस ली। हालांकि चुनाव तारीखों के ऐलान होने के बाद जब मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखें घोषित नहीं की गईं, तो बीजेपी को ख्याल आया कि उसने इस सीट पर याचिका दायर कर रखी है। अब इस पर ब्लेम गेम शुरू हो चुका है। सपा का कहना है कि यह बीजेपी की सोची समझी साजिश है, जिससे मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव साथ में ना हो पाए। वहीं बीजेपी का कहना है कि हमें इस बात का अंदाजा नहीं था, हमारी याचिका की वजह से यहां का चुनाव ही रुक जाएगा। मिल्कीपुर also is under election. So let me say it that way. जहां इलेक्शन पिटीशन नहीं है वहां सब। देखिए, जो ये चुनाव कैंसिल हुआ है, इससे आप बहुत ही साफ देख सकते हैं कि भाजपा जो है यहाँ डरी हुई है। भाजपा चाहती है कि यहाँ चुनाव हो ही ना। अब आप इसको ध्यान से सुनिए। 2022 में बाबा गोरखनाथ ने एक रिट दायर की थी, एक याचिका दायर की थी। उस याचिका में जो है इन्होंने उस याचिका के माध्यम से इस चुनाव को इन्होंने होल्ड किया हुआ है। एक टेक्निकल जो है एक फॉल्ट निकाल के चुनाव को होल्ड किया हुआ है। कहीं ना कहीं ये मिल्कीपुर की जनता के साथ ये जो है आप समझिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप देखिए तो उनको परेशान किया जा रहा है। उनके पास कोई विधायक नहीं इस समय है जो उनके दुख दर्द को सुने। ये जनता के साथ, ये जनता को ठग रहे हैं कहीं ना कहीं, और इनको ये भी मालूम है अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो ये चुनाव हार भी जाएंगे। इसलिए बाबा जी यहाँ पे हर प्रकार की व्यवस्था कर चुके हैं। सारे कार्यकर्ताओं को भेज चुके हैं, सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे नेता यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी इनकी जो आईबी रिपोर्ट में ये गया कि आप लोग ये सीट हार रहे हो। तो ये टेक्निकल फॉल्ट निकाल के जो 2022 में बाबा गोरखनाथ ने जो रिट दायर की थी, तो याचिका दायर की थी, उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इस चुनाव को यहाँ पे टाल दिया है। हो सकता है ये चुनाव शायद ये 13 नवंबर के 2-3 दिन 4 दिन पहले ये करवा लें, है ना। लेकिन इस समय भाजपा बहुत डरी है, बहुत सहमी है। युद्ध स्तर पर तैयारी करके हम लोग सभी चौपालों में जाना, सभी सम्मेलनों को पूर्ण कर लेना, इस प्रकार की तैयारी हम लोगों की चल रही थी। लेकिन अचानक जब ये निर्णय आया तो हम लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि क्या हुआ है कि उस सीट पर अभी उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई। तो जानकारी करने पर पता चला कि उत्तर प्रदेश के निर्वाचन आयोग ने यहाँ से लिख करके ये प्रेषित किया था कि इस सीट पर एक इलेक्शन याचिका है जो पेंडिंग चल रही है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर पूर्व बीजेपी विधायक गोरखनाथ बाबा की ओर से दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट कल यानी कि 17 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। आइए सुनते हैं अधिवक्ता क्या कह रहे हैं। एक्चुअली में विड्रॉल एप्लीकेशन आज फाइल होने के बाद कोर्ट से हमने रिक्वेस्ट की कि इसको एज द अर्लीस्ट सुन लिया जाए। कोर्ट ने इस पे कल की डेट लगाई है। कल इसकी 1:15 बजे कोर्ट में सुनवाई हुई। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि अगर ये बीजेपी की साजिश है तो बीजेपी को साथ चुनाव ना होने से फायदा क्या होगा और सपा को नुकसान क्या होगा। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हरेंद्र विक्रम जी, प्रवक्ता बीजेपी,
पूजा मिश्रा जी प्रवक्ता सपा, नवीन निगम जी वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे हरेंद्र विक्रम जी, प्रवक्ता बीजेपी। सपा आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है। जब तमाम प्रयास कर ली और रिपोर्ट उसे ये लगा कि इस पर हारना है तो एक तकनीकी फाल्ट लगा करके इस चुनाव को रोक दिया गया। इल्जाम है, इल्जाम तो लगती ही रहेगी और सब सीट जीतने के लिए नहीं लड़ जाती और सब सीटों पर कोई जीतता भी नहीं। एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसके कारण ऐसा हुआ और विपक्ष को तो छाड़े बैठे कुछ ना कुछ इल्जाम लगाना है, कुछ ना कुछ सर ऊपर छोड़ना है, तो वो काम कर रहा है। टेक्निकल प्रॉब्लम थी कि जो भोगराज नाजी थे वो 17 से 22 तक विधायक रहे। 22 विधानसभा चुनाव में आपके जो सांसद हो गए हैं अवधेश प्रसाद जी, 22 में वो चुनाव जीते। गलती इन्होंने यह की थी कि जो व्यक्ति नोटरी करने वाला था वो 6 साल पहले उसका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो चुका था और उसके द्वारा नोटरी कराई गई शपथ पत्र दाखिल किया गया जो अवैध माना जाता है क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था और कानूनन जुर्म भी है क्योंकि न्यायालय को आपने धोखा भी दिया है कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं फिर भी आपने नोटरी कर दी। तो उसका तहत जब गोरखनाथ जी को संज्ञान में आया तो उन्होंने इसके लिए एक लखनऊ में पिटीशन दायर कर दी। इनके वकील जो रहे रुद्र विक्रम जी ने पिटीशन दायर की, उस पर केस चलता रहा। 2024 के चुनाव में अवधेश जी सांसद बन गए तो रिट ऑटोमेटिकली समाप्त हो जानी चाहिए, नहीं हुई। इसका किसी को कोई संज्ञान नहीं रहा क्योंकि जो बाकी था याचिकाकर्ता ने भी संज्ञान नहीं लिया कि चलो चुनाव होंगे विधिवत। लेकिन चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, वो कोई भी कार्य बगैर उसकी नहीं करती है। उसने देखा कि पिटीशन पड़ी हुई है तो उसने इस वजह से इसको डिले किया। लेकिन यह बात जब संज्ञान में आई तो गोरखनाथ जी और उनके वकील तत्काल आज भी वो कोर्ट में, लखनऊ कोर्ट में रहे कि अपनी पिटीशन वापस ले लें जिसके तहत के चुनाव समय तक कराए जा सके। इसके लिए वो प्रयास भी कर रहे हैं और हो सकता है कि साथ में ही चुनाव होगा। इसमें कोई न बीजेपी जाने समझी रणनीति थी न राजनीति है क्योंकि चुनाव तो होना है, तो इसमें कोई वो नहीं है और साथ में ही चुनाव होंगे ऐसा पूरा विश्वास है। जी, पूजा मिश्रा जी प्रवक्ता सपा, हम आपके पास आना चाहते हैं। पूजा मिश्रा जी, सवाल यह है कि ये अक्सर इस तरह के चुनाव के बाद पिटीशन दायर किए जाते हैं, याचिका दायर की जाती है, अक्सर विस्मित हो जाता है। तो ये भी हो सकता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बीजेपी ने साजिश ही की है? देखिए देवेंद्र जी, अगर जो है बीजेपी ने साजिश की होती तो ये ऐसा नहीं। अगर शिक्षा मोर्चे की आप बात कर लेते विधानसभा, वहां पर भी डेट दायर थी। अभी जो है हरियाणा का चुनाव हुआ, उस पर भी जो है पड़ी हुई हरियाणा का जो है इलेक्शन कमीशन है कि सत्याग्रह समारोह नहीं होगा क्योंकि पिटीशन पड़ा हुआ है। तो ये दिखता है कि आप जो प्रयास कर रहे हैं कि मिल्कीपुर ज्यादा जो उपचुनाव है वो हटा करके किसी पर्टिकुलर दिनों या फिर सबके साथ में ना हो, ताकि आप कह सकते हैं कि भाई उनको फायदा क्या होने वाला है। सरकार शीर्ष पूरी उनकी है तो वो चाह रहे हैं कि जिस समय जब मिल्कीपुर का चुनाव हो तो पूरा ताकत हम वहां पे लगा सके क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की साथ लगी हुई है वहां पे। आपने उनको लगा था कि भगवान श्री राम को हम लाए हैं ऐसा कह करके जो है उनको चुनाव में विजय मिल जाएगी, जो कि मिला नहीं। तो भगवान को सकता है, भगवान ने आपके छलकपट को नकार और अब जो प्रयास है कि किसी भी तरीके से मिल्कीपुर विधानसभा जीत कर साबित करना है कि नहीं ये विवाद जो है धार्मिक चीजों का करने की आदत है। जैसे कि आप जम्मू कश्मीर में भी देखेंगे कि इन्होंने विधानसभा का डिवीजन जब करना चालू किया तो ऐसा डिवीजन किया कि 35,000 की पॉपुलेशन के बीच एक विधानसभा बना दे, तो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जो जहां पे जो है हिंदू बाहुल्य है या फिर जो धार्मिक प्लेस है वहां पे हमारी जो है विधायक जीत करके आ सके, ये उसी का प्रयास कर जो है परिणाम लाना चाह रहे हैं मिल्कीपुर में और जनता इनको नकार रही है। हालांकि सरकारी तंत्र के आगे कौन टिका है? अगर सरकारी तंत्र के आगे देखा है अपने चंडीगढ़ में जो है
भाजपा ने किस तरीके से जो है अपना मेयर बनाने का प्रयास किया, वो तो दिख गया, इसलिए पता चल गया। और न जाने कितने ऐसे हरकतें भाजपा करती चली आ रही है, पता नहीं चल रहा है। और उसी का एक ये भी तरीका है कि मिलकर को चुनाव ही ना हो, पीछे से जब चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सब मिल करके वहां पे ही लगे रहेंगे, सारी मशीनरी वहीं पे काम करेंगे। तो आप कितना लड़ोगे सरकारी मशीनरी से, जब जो है आपके कोतवाल हो गए सही है, फिर तो आपको भय किस चीज करेगा। चलिए, नवीन निगंजी वरिष्ठ पत्रकार। चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव घोषित नहीं किया है, उसकी तारीखें घोषित नहीं की है टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। क्या लगता है कि इसमें कुछ साजिश दिख रही है बीजेपी की? देखिए, इसमें मेरा मानना है कि दो बातें हो सकती है। एक तो बीजेपी की साजिश भी हो सकती है, जैसा कि प्रथम दृष्टया कोई भी देखेगा तो उसको लगेगा कि सरकार चाहती है मिल्कीपुर में चुनाव न कराया जाए तो बाद में कराया जाए। दूसरा पक्ष ये भी है कि सरकार ऐसा क्यों चाहेगी, क्योंकि उसे पता है कि इस भूमि का इल्जाम उसी के ऊपर आएगा, सब समझेंगे। तो मुझे लगता है दोनों बातों में से कोई भी एक बात हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है तो मेरी समझ से आ रहा है कि सरकार ने इस चुनाव आयोग को शायद इस्तेमाल किया और इसको आगे बढ़ाने के लिए। और दूसरा तरीका ये है कि बीजेपी जो पार्टी है वो चली जाए कि इसकी रेट वापस लेने के लिए, क्योंकि उन्हीं के व्यक्ति ने लगाई ना बोरा साहब जी ने। तो आप उससे ये छवि जाएगी कि बीजेपी चाहती है कि चुनाव हो, वो टेक्निकल मामले में फंस गया है। तो वो दोनों बातें हो सकती हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि चुनाव आयोग निर्णय क्या लेता है। अगर बीजेपी की तरफ से ये डेट वापस ली जा रही है या उसके बारे में कहा जा रहा है वापस ले रहे हैं, क्या चुनाव आयोग को चुनाव कराने को तैयार होता है, या वो कहता है नहीं, अब वापस लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे दोनों बातें सिद्ध है, चुनाव होगा भी नहीं और बीजेपी का स्टैंड क्लियर हो जाएगा कि भाई हम तो चाहते थे कि चुनाव हो। तो ये कुल मिलाकर के मुझे लगता है अभी तस्वीर साफ नहीं है कि ये साजिशन हुआ है, ये कानूनन मामला फंस गया और चुनाव आयोग ने ऐसा निर्णय दिया। हरेंद्र विक्रम जी, बात तो एक तरह से सही लगती है कि अगर जो साथ में चुनाव नहीं होंगे, जैसा कि अभी पूजा मिश्रा जी ने कहा है कि अगर साथ में चुनाव नहीं होते हैं तो आराम से इस सीट पर जब चुनाव होंगे तो सारी मशीनरी, सारे बीजेपी के लोग यहीं रहेंगे। 10 विधानसभा सीटों पर होगा तो 9 में भी बंटना पड़ेगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अगर जो साथ में चुनाव नहीं होते हैं, चुनाव आयोग अगर नहीं इजाज़त देता है कि अब साथ में हो जाए, हालांकि आप लोग वापस ले रहे हैं, और तो फायदा तो आप ही को लग रहा है। अपनी सोच की बात है कि कोई भी कुछ भी सोच सकता है। यदि हमें अभी साथ में चुनाव न कराने होते तो फिर कोर्ट में हम लोग जाते ही क्या है के लिए, हम लोग पेंडिंग डाले रहते, चुनाव में नहीं तो बाद में कराते। गोरखनाथ जी और उनके वकील नहीं, तो ये तो अब तो चुनाव आयोग फैसला करेगा ना कि जब आप लोग कोर्ट में गए, नहीं ये तो चुनाव आयोग फैसला करेगा कि जब आप लोग कोर्ट में गए हैं, याचिका वापस ली है, उसके बाद अब साथ में होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो फायदा तो आप ही का है। ऐसा कतई नहीं है ना, ऐसा सोच है हम लोग कतई। वो तो एक टेक्निकल फॉल्ट मात्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि पूरे देश में भी चुनाव होते हैं, कि मिल्कीपुर हमारे लिए इतनी वीआईपी चीज थोड़ी हो जाएगी कि नहीं मिल्कीपुर पर ही। वहां तो हमारा कैंडिडेट यानी रनर रहा था, 100% हम जीतने वाले हैं वो चीज। और इसके पहले वो हमारा कैंडिडेट विधायक था, सिटिंग होने के कारण वहां से नुकसान हुआ था। नहीं, ये तो हम लोग नहीं, ये तो अब जनता पे छोड़ दीजिए ना कि कौन जीतने वाला था। जीती तो वहां पर 2022 में सपा है, और अगर जो सांसद का चुनाव हुआ है तो अब देखिए वही विधायक अब सांसद हो गए, वही विधायक अब सांसद हो गए। तो अभी तो सारा जो दिख रहा है वो सपा के खाते में है, आपके खाते में तो नहीं है। तो इसलिए अगर जो चुनाव एक साथ नहीं होते हैं तो फायदा तो आपको लगता है कि बीजेपी को ही फायदा हो सकता है। कभी कभी एक स्टेटमेंट चुनाव जिता देता और एक स्टेटमेंट चुनाव हरा देता है।
चुनाव में कभी कोई कहे कि नहीं हमें जीतेंगे, ऐसा नहीं है देवेंद्र जी। और इल्जाम लगाने की अलग विषय है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं, टेक्निकल फॉल्ट है और 100% चुनाव आयोग उसे स्वीकार भी करेगा। और भाजपा ने वहां पूरी तैयारी कर रखी थी। माननीय योगी जी वहां पर 4 दौरे कर चुके हैं, तैयारी हमारी वहां चुनाव लड़ने की। जी जी पूजा मिश्रा जी, प्रवक्ता सपा। हरेंद्र जी का कहना है कि एक स्टेटमेंट चुनाव हरा देता है, चुनाव जीता देता है, और इस बार जो है चुनाव जीतने वाले थे तो हम ऐसा क्यों करेंगे? चर्चा नहीं होनी चाहिए, सबको ज्यादा करके एक एक स्टेटमेंट दे देना चाहिए, चुनाव जीत जाना चाहिए या फिर हार जाना चाहिए। बड़ा लॉजिकल बात हो रही है देवेंद्र जी। और ये परेशान इसलिए है ना मिल्कीपुर में, क्योंकि मिल्कीपुर की जनता ने इनको बुरी तरीके से नकारा। बुरी तरीके से क्यों नकारा? क्योंकि वहां पे जब ये दुकानें खाली करा रहे थे, वहां पे जमीनें ले रहे थे कार्य करने के लिए, तब जो है उनको मुआवजा नहीं दिया। ये इनकी प्रवृत्ति बन गई है। अभी यहाँ पे फूलपुर में बाई इलेक्शन होना है ना, अब फूलपुर में कैसे चुनाव लड़ने जाएगी? यहाँ पे इन्होंने सड़क का काम कराया और वहाँ पे जो जमीनें ली, जो पुरानी सर्कल रेट थी उस रेट से दिया। अभी नगर निगम में जो आ गए थे गांव, जिनको नगर निगम की जो सर्कल रेट होती है उससे जो मुआवजा देना चाहिए, तो पर उससे मुआवजा नहीं देता, तो जनता को नाराज रहती है। आप खड़े होकर के स्टेटमेंट दे दीजिए, फिर क्यों इतनी परेशानी करनी पड़ती है आपको जो है ऑफिसर को फिक्स करना पड़ता है, टैंपरिंग करनी पड़ती है मेयर बनाने के लिए। स्टेटमेंट ही दे दीजिए ना। ये तो बहुत बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान हो गया कि एक स्टेटमेंट से जो है चुनाव जीत सकते हैं, एक स्टेटमेंट से चुनाव जो है हार सकते हैं। भाई हो सकता है कि भाजपा ऐसा कर पाती होगी, क्योंकि इनकी तो आदत ही है ना कि धार्मिक उन्माद लेकर के आना, बटेंगे कटेंगे। माननीय मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठेंगे, असंवैधानिक बयान देंगे, बटेंगे कटेंगे, उसके बाद में फिर वो बयान को आगे बढ़ाया जाएगा। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी वो बयान देंगे, फिर उसके बाद में आरएसएस चीफ भी वही बयान देंगे। तो इनको लगता है कि दंगे करा करके जो है एक स्टेटमेंट दे दीजिए, दंगे कराइए, उसके बाद में चुनाव तो आपका हो जाएगा। तो ये इनकी जो है ऐसी नियति है, ऐसा इनका चाल चरित्र है, पर समाजवादी पार्टी ऐसा करने भी नहीं देगी। आप मिल्कीपुर में घबराए अभी कह रहे हैं कि मिल्कीपुर में हम क्यों परेशान होंगे? क्यों नहीं परेशान होंगे? माननीय मुख्यमंत्री को मिल्कीपुर और कटहरी दे रखी है आपने 2 सीटें। जो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, जो मुख्यमंत्री है उसको अपने 2 सीटों पर चिंता हुआ है कि 2 सीटें देखिए आपके साथ की है। अगर वो हार जाएंगे तब तो आप कहेंगे लीजिए आपकी वजह से हार गए, फिर आप उनको ऊपर सर पे ठेला फोड़ेंगे। तो वो तो सारा कुछ करेंगे ना, साम दंड भेद वही कर रहे हैं। अब ये इसीलिए इनके यहाँ पे कलेश बहुत होता है देवेंद्र जी, और ये चाह रहे कलेश जो है छूट जाए। कलेश कैसे होता है? इनके यहाँ पे जब पिछली बार चुनाव का परिणाम आया 2024 का, तो इनके जो संगठन कहती है कि सरकार जिम्मेदार है, सरकार कहती है संगठन जिम्मेदार है, फिर दोनों ननद भौजाई मिलकर के कहते नहीं प्रशासन जिम्मेदार है। और अब क्या हुआ कि नहीं, ननद भौजाई की तुलना ही खत्म करो, इनको दे दो जो विधानसभाएं अलग अलग से। फूलपुर हारेंगे तो केशव प्रसाद मौर्य जिम्मेदार है, कटहरी या मिल्कीपुर हारते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार है। इसी तरीके से पाठक जी को भी दे रखा हुआ है, इसी तरीके से भूपेंद्र जी को भी दे रखा हुआ है, ताकि जो इनके यहाँ की चाची ननद भौजाई लड़ाइयाँ करती है ना, वो लड़ाइयाँ ना रहे। ये बिल्कुल कह सकते उनके नाक की बात है। और वो जो है माननीय योगी आदित्यनाथ की स्तर पर जा सकते हैं। ये जो है उत्तर प्रदेश की जनता जब वो राजनीति में नहीं थे, जब वो राजनीति में आए थे, तब से जानते हैं। यूं ही उनके जो है 307 के मुकदमे जो है लगे हुए थे, यूं ही उनके ऊपर जो जमीन कब्जाने के मुकदमे लगे हुए थे, वो किस तरीके से आए। अच्छी बात है मुख्यमंत्री, पर ये गलत बात हो जाती है कि वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उत्तर प्रदेश की जनता की जो है हित के बारे में सोचे रहे, उनको गलत में डालते हैं। ये मुझे बड़ा, जैसे कि माननीय की गलती में नहीं है, जिस पार्टी से आते हैं ना वहाँ पे कल्चर बना हुआ है कि आप गैर जिम्मेदाराना बयान दीजिए। इनके यहाँ पे जो है अनुराग ठाकुर बयान देते हैं, सदन में जो स्पंज हो जाता है, और स्पंज होने वाले के बाद में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ट्विटर करके पीठ थपथपाते हैं। तो इनके यहाँ पे ये चलन ही है कि भाई आप गलत सलत बोलिए, या तो हम जो है एक लेटर लिख देंगे, जारी कर देंगे कि ये हिमेता निजी बयान है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, आग लगता रहे, या फिर जो है हम उसकी पीठ थपथपा देंगे। अगर हमको लगता है कि नहीं तो और ज्यादा फायदा दे सकता है हमें, तो हम उसकी पीठ थपथपाएंगे, ट्वीट करेंगे, संवैधानिक पद पर बैठ करके संवैधानिक जो है गतिविधि करेंगे। मैं पहले भी बोला कि अगर पिटीशन से ही चुनाव रुकता हो तो सीतामढ़ी में भी अनाउंस नहीं होना चाहिए था, हरियाणा में अभी तक शपथ ग्रहण समारोह भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन बताना चाहिए कि यहाँ पे पिटीशन पड़ा हुआ है, शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। सीतामढ़ी में पिटीशन पड़ा हुआ है, वहाँ का भी अनाउंसमेंट नहीं हो, सिर्फ 8 सीटों में बाई इलेक्शन होगा। जब आप जो है सेलेक्टिव होकर के दिखता है तो प्रश्न तो उठेगा, और जनता ने उन्हें मैंडेट इसी चीज के लिए दिया हुआ है कि कोई प्रश्नवाचक हो
उस पर प्रश्न उठाया जाए। तो हम प्रश्न उठाते हैं, वो अलग बात है कि जनता ने जिस चीज का आपको मैंडेट दिया हुआ है आप वो नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं बाइक आपको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पर रहना है और उसके लिए आप उत्तर प्रदेश की जनता को प्रताड़ित करने लगे हैं। 2024 के परिणाम के बाद ऐसा लग रहा है कि आप बदला ले रहे हैं उनसे, उन्होंने आपको वोट नहीं दिया है। ठीक है। नवीन निगम जी, हम आपके पास आते हैं। अभी हरेंद्र विक्रम जी ने ये बात कही है कि हम तो जीत रहे थे। 2022 का जो चुनाव था उसमें इनको हार मिली थी मिल्कीपुर सीट में। वहां पर जनरल की जो आबादी है करीब करीब 36% है और ओबीसी की आबादी आपकी 34.15% है। दोनों की अगर जो जोड़ा जाए तो वहां आपको जीत जाना चाहिए था, लेकिन वहां पर जीत नहीं हुई। दोनों को नाराज किए थे आप। अब किस आधार पे आप कह रहे हैं कि उनकी नाराजगी दूर हो गई होगी और अब वो वहां से अब आप जीत रहे हैं? ये सभी लोग जो भी ओबीसी हैं, जनरल हैं, चलिए मुस्लिम वोटर तो 9% ही हैं, नहीं आपके पास आएंगे, लेकिन अदर को आपने अपने खेमे में मिला लिया है। आखिर ऐसा कौन सी जादू की छड़ी आपने घुमाई है जो आप कह रहे हैं कि नहीं हम वहां जीत रहे हैं? नहीं, देखिए मैं आपकी इस बात नहीं, नवीन जी आपसे नहीं है, हम आपके पास आएंगे। पहले ये जवाब ले लें, उसके बाद हम आपके पास आएंगे सवाल लेकर। जी हरेंद्र जी। हरेंद्र विक्रम जी जवाब दीजिए। जी आप ही को देना है, आप ही तो हारे हैं सीट, नवीन निगम जी थोड़ी आ रहे हैं। अभी आप नवीन जी बोलना। नहीं, हमने ये कहा कि नवीन निगम जी हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले जी देवेन जी, भारतीय जनता पार्टी है, सबके साथ सबके विकास की बात करती है और उसका विकास दिखता भी है, सबकी चिंता भी होती है। अन्य पार्टियां जाति जाति खेलती होंगी, अलग से है, अगला पिछड़ा और मुस्लिम करती होंगी। सभी नहीं, सभी पार्टियां जो है ना, ये तो देखिए, ये तो राजनीति में होता ही है। सोशल इंजीनियरिंग सभी नहीं सभी करती हैं, आप भी करते हैं सर। पीडीए की बात करती है, नहीं आप भी करते हैं। पिछड़ा दलित संकट सामान्य की बात ही नहीं करती समाजवादी पार्टी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी सबका बात करती है, सबके विकास की बात करती है और अल्पसंख्यक जबकि हमें वोट नहीं मिलता फिर भी हम अल्पसंख्यक की हित की बात करते हैं। आज सबसे ज्यादा आवाज यदि किसी को किसी सरकार में मिले हैं तो भारतीय जनता पार्टी सरकार। ये तो 22 से पहले भी हुआ था। नहीं आप वो चीज अंतर बताइए। ये तो 2022 से पहले भी हुआ था, 2022 के बाद भी हुआ है। लेकिन हम चिटिंग एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा बनता है, एंटी इनकम्बेंसी के कारण से हुआ था। लेकिन अभी क्योंकि चिटिंग वो है तो 100% हमारे फेवर में माहौल बनेगा और यदि हमने काम किया है तो निश्चित रूप से जीतेंगे। और जनता ने अभी स्वीकार नहीं किया तो उसके आदेश का शर्माते भी लेंगे। लेकिन हम ये कहो कि जातीय आंकड़ों के आधार पर हम जातीय आंकड़ों पर चुनाव नहीं लड़ रहे, हम वहां पर विकास के नाम ये तो कहने वाली बात है। और आप कितना शासन के नाम पर लुटेरों से बचाने के लिए इन सब के लिए हम जनता के साथ। चलिए ठीक है, ठीक है, हम आएंगे आपके पास नवीन निगम जी। सवाल यह है कि कुछ जो ठोस कारण हरेंद्र विक्रम जी गिना रहे हैं कि उसमें ठोस कारण में यही है कि अब इनके विधायक थे तो एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पर मिल्कीपुर में पैदा हुई है और उसी को हम भुना करके फिर जीत जाएंगे। कितना दम लग रहा है हरेंद्र विक्रम जी के इस बात में? नहीं, मिल्कीपुर का चुनाव में क्या होना है क्या नहीं होना ये तो समय के घर में है। लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा था कि जो चुनाव आयोग ने किया उसमें चुनाव आयोग ने बहुत बड़ी मिस्टेक की। मैं भी चुनाव आयोग बहुत दिन देखा हूँ,
रिपोर्टिंग टाइम में। चुनाव आयोग ने बहुत बड़ी गलती ये करी है कि इसमें जो याचिका पेंडिंग थी, उस पेंडिंग याचिका पर अगर कोई निर्णय होता भी तो वो निर्णय या तो पक्ष में होता है या विपक्ष में होता है, और या तो वो मिल्कीपुर विधायक के पक्ष में होता है या विपक्ष में होता है। अगर विपक्ष में भी होता है मिल्कीपुर के विधायक के, तो उसमें कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, वो तो छोड़ के सांसद हो चुके हैं। तो वहां पे तब भी आपको चुनाव कराना होता भाई, तो सिटिंग तो वो थे नहीं, जिनके खिलाफ शिकायत वो कोई आपराधिक मामला तो था नहीं। अगर वो मामला साबित भी हो जाए, गोरखनाथ की अपील पे साबित भी हो जाए, कोर्ट कह दे कि उन्होंने हलफनामा गलत वकील से बनवाया, तो क्या होगा? मिल्कीपुर की उनकी सदस्यता चली जाएगी। वो तो वैसे ही उन्होंने छोड़ दी। उस पर उनको चुनाव ना कराने का चुनाव आयोग का निर्णय मुझे बहुत ही बचकाना लगता है, क्योंकि जब आपको चिटिंग है वहां पे वो है ही नहीं विधायक, वो ऑलरेडी छोड़ चुका है। जैसे आपको याद होगा कि सोनिया गांधी के ऊपर जब ट्रैफिक वाला केस हुआ था, तो सोनिया गांधी ने क्या किया? रिजाइन कर दिया रायबरेली से, और फिर चुनाव लड़ी, फिर जीत गए, तो केस खत्म हो गया ना। उनकी ट्रैफिक जो था उनका फोर्स का, जो उनके ऊपर केस हुआ था रायबरेली को लेकर, तो उन्होंने सीट छोड़ दी, फिर चुनाव लड़ा, फिर जीत गए, तो उनका पुराना आरोप खत्म हो गया। तो क्या ये जो सपा का जो संदेह है नवीन जी, जो सपा का संदेह है, क्या वो सही साबित हो रहा है? नहीं, चुनाव आयोग ने जिस तरीके से जिस ब्याज से ये निर्णय लिया है वो तो गलत है। मैं तो उसे इतना अल्प ज्ञानी होने के बावजूद मैं ये जानता हूँ कि जब वो विधायकी नहीं आए, उन्होंने अपनी विधायकी छोड़ दी है, वो दोबारा चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, वो सांसद बन चुके हैं। अब उनकी सांसद सदस्यता तो ना कर देंगे निलंबित? नहीं, चुनाव आयोग कोई इस पिटीशन पे उनकी संसद की सदस्यता नहीं निलंबित कर देगा। उनकी विधायिका ही तो करता है, विधायिका तो उन्होंने ऑलरेडी छोड़ दी। ठीक, बस उनकी जो तनख्वाह उन्होंने ली थी विधायिका के रूप में, वो उनको वापस करनी पड़ती है अभी कभी। बिल्कुल। तो चलिए, अब कुछ नहीं होता ना, तो उन्होंने ये निर्णय को करी। बिल्कुल सही बात आपने कही है। अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो ब्लेम गेम हो रहा है। उत्तर प्रदेश 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे, इनमें से अब 9 विधानसभा सीटों पर ही उपचुनाव होंगे। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर एक तकनीकी खामी आने के कारण चुनाव आयोग ने यह घोषित नहीं किया उसकी की तारीखें कि वहां पर चुनाव कब होंगे, लेकिन जो तकनीकी गड़बड़ियां थीं उसे अब सुधार लिया गया है। अब देखना होगा कि अब चुनाव आयोग अलग तारीख देता है या इन्हीं के साथ कोई चुनाव करा लेता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अब चुनाव कराने और न कराने के बीच अब तो ये चुनाव आयोग के पाले में है कि वो क्या निर्णय लेता है, लेकिन इस बीच ब्लेम गेम शुरू हो गया है कि ये बीजेपी की साजिश है और ये आरोप सपा लगा रही है। और जो विद्वान है वो भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को थोड़ी सी यहाँ पर चुनाव आयोग का निर्णय थोड़ा सा अटपटा सा दिख रहा है। अब देखना होगा कि क्या सामने आता है, चुनाव आयोग क्या करता है, साथ ही चुनाव कराता है या फिर उसके लिए अलग से कोई तिथि घोषित करता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।